और मैंने 2 बार गेट क्वालिफाई किया है। एमटेक मेरा गोल्ड मेडल के साथ मैंने कंप्लीट किया है और उसी के साथ मैंने 2 अटेम्प्ट एसएससी के दिए हैं। मेरा स्कोर प्री एग्जाम में था 169 और मेंस वाले में था 183। फर्स्ट अटेम्प्ट की क्या स्टोरी रही है आपकी और उसमें क्या गलतियां हुई थी आपसे? रैंक जो इनकी रही है, इनकी सीपीडब्ल्यूडी में जो रैंक रही है 34 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऑल ओवर रैंक है 256। साथ ही साथ इनका आरवीयूएनएल में जे में भी सिलेक्शन हो चुका है, उसमें इनकी 12th रैंक रही है। कहाँ से आपने जीएस के लिए स्टडी किया? जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं अभी ये इंटरव्यू, वो कभी कभी मेरे पास कमेंट्स आता है तो रीजनिंग के लिए कौन सी बुक फॉलो करें, तो जो प्रतिभा जी ने बताया वही। तो टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन किया था आपने? तो स्कोर क्या आते थे आपके? मान लीजिए अगर आपने 100 नंबर का दिया टेक्निकल, तो कितने नंबर के स्कोर आपके आते थे टेस्ट में? जो मैं सभी लोगों से पूछता हूँ कि आप हमें कब से जानते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 1 अप्रैल से अनअकैडमी की जो प्राइस है वो हाइक होने वाली है, तो लगभग 26% तक ये हाइक हो जाएगी। बट अगर 1 अप्रैल के पहले आप 31 मार्च तक स्पेशल प्राइस वीक में गेट यानी एसी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो लगभग 26% तक की आपकी बचत होने वाली है। 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ पे अवेलेबल है। हमारा जो कोड है EGO10 अगर यूज करते हैं आप 1 अप्रैल से पहले तो लगभग 26% की बचत होने वाली है ESE एंड गेट के सब्सक्रिप्शन पर। साथ ही साथ आपको इसके साथ नोट्स भी अवेलेबल हो जाएगा जो आप अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे इसे एक्सेस कर सकते हैं। जो आपको टॉप एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा ये नोट्स तैयार किए जाते हैं। कंप्रिहेंसिव नोट्स होंगे, इसमें आपको गेट और ESE के आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन पे अवेलेबल होंगे। ये कुछ बैचेस स्टार्ट हुए हैं अनअकैडमी की तरफ से, जैसे ये एसेंट बैच है, गेट 2024 के लिए है, तो ये 30 मार्च से स्टार्ट हो रहा है सिविल वालों के लिए। तो आप मेरा कोड यूज करके EGO10 ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मैकेनिकल के लिए भी ये बैच स्टार्ट हो चुका है और ड्रॉपर्स के लिए रेजिडेंस बैच स्टार्ट हुए हैं, 30 मार्च से ये बैच लागू होंगे। तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CSIT सभी ब्रांचेस के लिए ये अप्लीकेबल है, तो वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोड यूज कर सकते हैं EGO10। तो इस समय ऑफर चल रहा है, 1 अप्रैल से पहले आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसके आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं आइकॉनिक क्लासेस के और आपको प्लस सब्सक्रिप्शन दोनों के बेहतरीन ऑफर्स आपको अवेलेबल मिलने वाले। अगर आप 1 अप्रैल से पहले ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10+10+10% का ऑफ मिलने वाला है, तो जल्दी करें, कोड यूज करें EGO10। गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं अभी हमारी SSC JEE की इंटरव्यू की सीरीज चल रही है, तो आज हमारी ये 9th वीडियो रहने वाली है और खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि आज जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो सिलेक्शन लिया है इन्होंने CPWD में और इनका ब्रांच जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहने वाला है। काफी बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर इलेक्ट्रिकल वालों का इंटरव्यू लीजिए, तो इलेक्ट्रिकल की फर्स्ट सीरीज आ चुकी है, वो भी CPWD की आई है। तो प्रतिभा चौधरी जी हैं जो सीकर राजस्थान से है, तो बहुत बहुत स्वागत है प्रतिभा जी आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। तो सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे और आपकी स्टडी क्या रही है, आपने कहाँ से स्टडी किया है, सबसे पहले हम आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। सर मेरा नाम प्रतिभा चौधरी है, मैं सीकर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीकानेर कॉलेज से की है, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है NIT दुर्गापुर से और मैंने 2 बार गेट क्वालिफाई किया है। एमटेक मेरा गोल्ड मेडल के साथ मैंने कंप्लीट किया है और उसी के साथ मैंने 2 अटेम्प्ट SSC के दिए हैं। तो क्या स्कोर रहा आपका SSC JEE में 2019 में? सर मेरा स्कोर प्री एग्जाम में था 169 और मेंस वाले में था 183। तो 169 में कितने टेक में थे, GS में कितने थे और रीजनिंग में कितना था आपका? सर मेरे रीजनिंग में 39 मार्क्स थे और GK GS में 34 है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 71 है। बहुत अच्छा स्कोर है आपका। और मेंस में आपके 183 हैं। यस सर। ठीक है, गेट में क्या आपके स्कोर्स रहे हैं 2018 और 2019 में जो आपने दिया है? सर उसमें 2018 वाले में मेरा गेट स्कोर था 507 और 19 वाले में था तो उसमें थोड़ा कम रहा। मैंने बिना प्रिपरेशन के दिया था क्योंकि वो एमटेक के दौरान दिया था, तो उसमें 490 स्कोर रहा मेरा। तो ये आपका, जैसा आपने बताया, आपका ये सेकंड अटेम्प्ट है,
तो Yes. फर्स्ट अटेम्प्ट की क्या स्टोरी रही है आपकी और उसमें क्या गलतियां हुई थी आपसे? सर उस टाइम पे मुझे लगा था कि विदाउट जीके जीएस मैं निकाल सकती हूँ ये, तो मैंने जीके जीएस पे ध्यान नहीं दिया, मैंने ओनली रीजनिंग और टेक्निकल पे फोकस किया, तो उसमें मैंने अच्छा स्कोर कर लिया था। तो मुझे रीजनिंग में 50 में से 42 मार्क्स आ गए और टेक्निकल में मुझे 86 आ गए आउट ऑफ 100। लेकिन मेरा जीके जीएस बिल्कुल जीरो जीरो ही बोल सकते हैं आप, उसमें मुझे 1.75 मार्क्स मिला। तो बाकी मतलब मैं अगर मुझे 15-20 नंबर जीके जीएस में आ जाते, जैसा 19 वाले में मुझे बहुत अच्छा स्कोर हो गया, क्योंकि वहां से मैंने सीख लिया 18 वाले से कि जीके जीएस के बिना ये नहीं होने वाला है। तो मैंने काफी फोकस किया, तो 34 ले लिए मैंने 19 वाले में आउट ऑफ 50, जो मेरे 18 में 1.75 था। तो उसी की वजह से मेरा सिलेक्शन रह गया था 18 वाला, तो 19 में मैंने उसको कवर किया, तो सिलेक्शन अच्छी रैंक के साथ हो गया। रैंक जो इनकी रही है, इनकी सीपीडब्ल्यूडी में जो रैंक रही है 34 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऑल ओवर रैंक है 256। साथ ही साथ इनका आरवीयूएनएल में जे में भी सिलेक्शन हो चुका है, उसमें इनकी 12th रैंक रही है। तो बहुत बहुत बधाई हो, हाईएस्ट रैंकर हैं आप, 12th रैंक मिली, आपको 34th रैंक मिली। तो इतना जो पढ़ाई का जो आपका स्टेमिना था, किस प्रकार की स्टडी आप करती थी, दिन में रात में कितने घंटे तक स्टडी का, क्या आपका फार्मूला रहा है पढ़ाई करने का? सर मैं अपने स्टडीज को लेके हमेशा से ही सीरियस थी, तो मैंने एसएससी की जो भी एग्जाम दिए दोनों अटेम्प्ट मेरे एमटेक की प्रिपरेशन, एमटेक जो कॉलेज में थी उसी टाइम प्रिपरेशन करके दिया है। तो उस टाइम पे कॉलेज में जाना कंपलसरी होता है, तो कॉलेज की टाइमिंग होती थी, हमें मॉर्निंग 9 से इवनिंग 5 तक कॉलेज में रहना होता था। तो उसके बाद में मैं कॉलेज के टाइम पे तो एमटेक की स्टडी कर पाती थी ओनली, क्योंकि वहाँ पे मतलब सर अलाउ नहीं करते कि आप कंपटीशन एग्जाम की करो, वहाँ पे ये माहौल रहता है कि आप आगे स्टडी करो, पीएचडी में इंटरेस्ट लो। तो इसलिए मैं रूम पे हॉस्टल में आने के बाद में 5 बजे के बाद में शाम को 7-8 बजे मैं लाइब्रेरी जाती थी, कॉलेज लाइब्रेरी। तो वहाँ रात लेट नाइट तक, रात को 12 बजे तक मैं लाइब्रेरी में पढ़ती थी फिर। तो उस दौरान मेरी ये प्रिपरेशन का शेड्यूल था, कॉलेज से आने के बाद में रात को लेट नाइट तक 12 बजे तक पढ़ना और फिर सुबह उठ के वापस वही कॉलेज का काम करना। सैटरडे संडे भी ऑफ रहता था कॉलेज का, तो उस दिन पूरा तैयारी में ही जाता था। फुल फोकस था आपका कि एसएससी जे हमें निकालना है, या स्टेट जे जो आपका आरवीएनएल में हुआ है, और जो फुल फोकस था कि हमें निकालना है? हाँ सर, मेरे जेईएन पे ही मैंने फोकस किया था। इसके अलावा जैसे कि इसमें 3 आपने पिछली बार जो दिया 1.75 पाया, तो कौन सा, कहाँ से आपने जीएस के लिए स्टडी किया? जीएस का मैंने कोई पर्टिकुलर कोर्स तो परचेज नहीं किया था, मैंने यूट्यूब चैनल से ही प्रिपेयर किया। मैंने जीके जीएस के लिए स्टडी आईक्यू वाला चैनल था ना, वहां से देखा। बाकी जैसे हिस्ट्री में टॉपिक वगैरह थे, कोई टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा आते हैं, तो उसको मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च किया, मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर। तो वहां मुझे जो भी प्लेलिस्ट मिली उसमें जो मुझे समझ में आ रहा था, अच्छा लगा, तो वहां से मैंने उसको पढ़ लिया। मैंने इनके नोट्स तो कभी नहीं बनाए, क्योंकि नोट्स बनाने में काफी लेंथी हो जाता है और इतना टाइम मुझे मिलता नहीं था, तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही ज्यादा ध्यान दिया। मैंने वो जनरल अवेयरनेस की बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, वो बुक ली थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो मैंने वीडियो देख ली, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से प्रैक्टिस की, तो वो चीजें अपने आप याद होती गई। और मैंने टेस्ट प्रैक्टिस किए, तो उससे पता चलता गया अभी कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो सब किया। जैसे साइंस, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये सब थी, तो लूसेंट की जो बुक आती है जीके की, पतली सी बुक आती है, तो उसी से किया था ये सब। तो और लगभग, बाकी करंट अफेयर के लिए भी स्टडी आईक्यू प्रिपेयर किया मैंने। और रीजनिंग के लिए? रीजनिंग के लिए मैंने कुछ खास मतलब अलग से कुछ नहीं किया, उसमें मैं टेस्ट में जो प्रैक्टिस थी वही थी। रीजनिंग का कोई टॉपिक जैसे टेस्ट में क्वेश्चन बार बार उसके गलत हो रहे हैं, तो उसको मैंने जाके यूट्यूब पे पर्टिकुलर जिस टॉपिक के क्वेश्चन मुझे गलत हो रहे हैं उनको मैंने यूट्यूब पे सर्च किया टॉपिक, और फिर वहां से उसको पढ़ लिया, फिर पर्टिकुलर जो टॉपिक था उसकी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं अभी ये इंटरव्यू, वो कभी कभी मेरे पास कमेंट्स आता है तो रीजनिंग के लिए कौन सी बुक फॉलो करें, तो जो प्रतिभा जी ने बताया वही फॉलो करिए। आप ये पता करिए सबसे पहले कि किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है,
आप पूरी किताब के पीछे न भागिए, पूरे रीजनिंग कोर्स के पीछे मत भागिए, प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करिए। आपके 10 क्वेश्चन गलत हो रहा है, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है वो टॉपिक सर्च करिए और डायरेक्ट आप उस पर प्रैक्टिस कर दीजिए, आपका आ जाएगा। तो टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन किया था आपने? सर मैंने टेक्स्ट बुक पे जो भी टेस्ट अवेलेबल थे वही टेस्ट मैंने बार बार अटेम्प्ट किए। तो टेस्ट में मेरी स्ट्रेटजी ये रहती थी कि मैंने टेस्ट एक बार अटेम्प्ट कर लिया तो उसमें स्कोर कम भी आया मेरा, हमेशा तो इतना अच्छा स्कोर नहीं रहता। तो उस टाइम पे मैंने उसको नंबर को और रैंक को महत्व नहीं दिया। जैसे लास्ट स्टार्टिंग में मेरी काफी पीछे रैंक रहती थी उसमें, तो लास्ट तक जाके मेरी टॉप 10 में भी रैंक आई थी उसके अंदर। तो स्टार्टिंग में फोकस नहीं करना होता कि रैंक कितनी आ रही है, कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। अपने को कंटेंट देखना है उसमें कि कौन से टेस्ट, कौन से क्वेश्चंस अपने गलत हो रहे हैं और कौन सा कॉन्सेप्ट अपने क्लियर नहीं है। तो जिस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको जाके नोट्स में रेफर कर लो या बुक से पढ़ लो। जो भी लैग कर रहा है टॉपिक उसको क्लियर कर लो पहले। और टेस्ट में कई बार क्वेश्चन होते हैं जो नए क्वेश्चन आते हैं, मतलब इसमें एसएससी वाले में तो जैसे वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, तो वो अपने को नोट्स पढ़ने के बावजूद भी नोट्स में नहीं मिलते अपने को, तो उसको फिर मैं नोट डाउन कर लेती थी। और वैसे ही एग्जैक्ट क्वेश्चन फिर अपने को एग्जाम में भी मिल जाते हैं, तो वो क्वेश्चन अपने को याद ही करने होते हैं। तो बार बार वो टेस्ट मैंने बार बार देखे, उनको 2-3 बार मैंने वो एसएससी के टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है उनको किया। तो स्कोर क्या आते थे आपके? मान लीजिए अगर आपने 100 नंबर का दिया टेक्निकल, तो कितने नंबर के स्कोर आपके आते थे टेस्ट में? टेक्निकल में मेरा लास्ट तक जाके तो काफी अच्छा स्कोर रहने लग गया था। आउट ऑफ 100 मेरे 90 तक भी स्कोर हुए हैं उसमें। और नॉन टेक में? नॉन टेक में स्टार्टिंग में जब पढ़ना स्टार्ट किया था तब तो काफी डाउन ही रहता था, बाकी फिर 35 से अबव ही आने लग गया था लास्ट तक जाके। बुक्स रीजनिंग कुछ? में ये था कि जी बताइए। रीजनिंग का, अब जैसे एग्जाम में रीजनिंग थोड़ी 19 वाले में थोड़ी मतलब कैलकुलेटिव ज्यादा आ गई थी। तो कैलकुलेशन के लिए इतना टाइम होता नहीं है, 2 घंटे में तो इतना पेपर कैलकुलेशन वगैरह हो नहीं पाती, इसलिए वो रीजनिंग में स्कोर कम रह गया। अदरवाइज रीजनिंग का टेस्ट सीरीज में तो अच्छा स्कोर था उसका। नहीं, आपका स्कोर वैसे भी बहुत अच्छा है, आपने 39 लिया, 34 है, 71 है, स्कोर आपके अच्छे हैं। अगर हम बुक्स की बात करते हैं तो कौन सी बुक्स आपने फॉलो की है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए? सर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की किताब आती है जो आर के राजपूत, उसको मैंने शायद 5-6 बार कर लिया होगा। आर के तो राजपूत। बार बार मैंने उसी को रिपीट किया। और एक किताब और आती है, जेबी गुप्ता की आती है इलेक्ट्रिकल में। हाँ सर वो मतलब मैंने कभी परचेज नहीं की तो उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने एक ही बुक को फॉलो किया है। एक ही बुक को 5 से 6 बार, तो एक ही बुक को फॉलो हाँ किया आपने 5 से 6 बार। मेंस के लिए हाँ। आपने कौन सा स्टडी मटेरियल यूज किया और कहाँ से तैयारी की आपने मेंस स्पेशल के लिए? सर मेंस में टॉपिक जो दे रखे होते हैं, मैंने पहले सिलेबस को 4-5 बार सिलेबस को मैंने देखा था आराम से कि सिलेबस के जो भी टॉपिक हैं वो सब ऐसे याद होने चाहिए, माइंड में रहने चाहिए कि क्या क्या सिलेबस में दे रखा है। तो मतलब ये मेंस में ऐसा होता है कि जो टॉपिक दे रखा है सिलेबस में तो उससे क्वेश्चन उसी से आएगा, एग्जैक्ट उसी से, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आता। तो जो टॉपिक है वो जहाँ से मुझे बेस्ट लगा, बी हेल्थ रेजा की किताब आती है तो उससे मैंने 2-3 जो यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी लास्ट वाले जो टॉपिक है, ट्रैक्शन सिस्टम और ये सब थे, तो वो मैंने वहां से कर लिए, उनके नोट्स बनाए मैंने। और हमारे सर्किट सर्किट थ्योरी का ज्यादा रहता है, तो सर्किट थ्योरी में तो न्यूमेरिकल मैंने प्रैक्टिस किए, तो वो मैंने ईएससी के प्रीवियस ईयर के थे वो। सर्किट थ्योरी में मैंने ईएससी के प्रीवियस वाले न्यूमेरिकल किए बस, बाकी मैंने ईएससी का मटेरियल नहीं देखा था। ओनली जो मेडीजी की आती है मेंस की, एसएससी मेंस की प्रीवियस ईयर की बुक आती है, तो वो बुक ही की थी मैंने। और बाकी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर थे उनका प्रिंट आउट निकाल के मैंने खुद से बैठ के टाइम लिमिट के अंदर उनको लिखा, तो उससे मेरे को पता चल गया कि मेरी स्पीड कितनी आ रही है। तो मतलब एग्जाम में जाएं तो अपन टाइम लिमिट के अंदर पेपर पूरा सोल्व कर पाए। तो वो स्पीड के लिए मैंने खुद से ही पेपर प्रिंट आउट करवा के उनको लिखा और खुद से ही चेक किया उनको कि अपन कितना कंटेंट लिख पा रहे हैं, कितने टाइम में और क्या छूट रहा है। रिवीजन कितने दिनों में आप एक सब्जेक्ट कर लेते थे? रिवीजन
रिवीजन का सर मैं मतलब मंथली मैंने प्लान बना के रखती थी हर सब्जेक्ट का, भाई कौन सी डेट को कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। उसके बाद में एक बार सारे सब्जेक्ट हो जाते थे, उसके बाद में मैं वापस से जो टॉपिक ऐसे लगता था कि ये ज्यादा भूल गए तो उसको मैं पहले रिवाइज करती थी। बाकी टाइमली सबका मतलब रिवीजन का मैं पहले ही मंथली प्लान बना के रखती थी कि कौन सी डेट को क्या कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में कौन सा वापस से स्टार्ट करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने सब किया। डिस्ट्रैक्शन आते हैं पढ़ाई के दौरान, कभी तबीयत खराब होना, मोबाइल चलाना, या कुछ पर्सनल लाइफ के कुछ फंडे होते हैं जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं पढ़ाई को, तो उसको कैसे कंट्रोल किया आपने? डिस्ट्रैक्शन का तो ऐसा है कि अपन जितना फोकस करते हैं उतना ही ध्यान अपना उधर जाता है। अब डिस्ट्रैक्शन सबकी लाइफ में होते हैं, जब अपन डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो अपने को थोड़ा पेशेंस रखना होता है, थोड़ा कूल डाउन रहो भी, ये टाइम भी थोड़ा निकल ही जाएगा। तो बाकी थोड़े टाइम बाद में अपना ध्यान वापस स्टडी पे आ ही जाता है, अपने को ये रिकॉल करना होता है कि अपन क्या कर रहे थे। और बाकी पहले से अगर प्लान सेट किया हुआ होता है कि आज क्या पढ़ना है, तो 5-10 मिनट का डिस्ट्रैक्शन आता है, लेकिन फिर आप वापस वहीं लौट के चले जाते हो कि अपना आज का टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो फिर अपन वापस टारगेट को पूरा करने में लग जाते हैं। तो माइंड को एक बिजी रखेंगे तो फिर दूसरी चीजों पे जाता नहीं हो। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो 3 साल 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली मैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, जिनका प्री क्वालिफाई नहीं हो पाता है और बहुत वे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि सर मेरा प्री नहीं निकलता, मेरा मेंस तो ठीक है लेकिन मेरा प्री नहीं निकल पाता है। तो ऐसे स्टूडेंट को आप क्या सलाह देंगे कि वो किस चीज पे फोकस करें? तो उनके लिए यही सलाह है मेरी तो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा करो, मतलब टेस्ट सीरीज आप 2-3 ले लो। बाकी आप बहुत सारे टेस्ट लगाओगे तो आपकी स्पीड बन जाएगी, और फिर माइंड क्वेश्चंस ज्यादा नए नहीं आते हैं, क्वेश्चंस रिपीटेशन वाले ही देखे मैंने तो वो आप बार बार क्वेश्चन करोगे तो माइंड में सारी चीजें छप जाएंगी, तो फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। आपका सिलेक्शन 2 डिपार्टमेंट में हुआ है, CPWD जेई में और RVNL जेई में, तो कौन सा डिपार्टमेंट आप चूज करेंगे ज्वाइन करने के लिए? सर मुझे पर्सनली CPWD ज्यादा बेटर लगता है, तो इसके मैं पीछे क्या CPWD रीजंस हैं ज्वाइन आपके? करूंगी। बोलिए सर। रीजन क्या है आपके, क्यों ज्वाइन करना CPWD ज्वाइन करना चाहती हैं? RVNL आपकी स्टेट की वैकेंसी है, वो क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहती हैं? सर वो मतलब ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे ना, बाकी जैसे राजस्थान वाला मैं ज्वाइन करती हूँ तो मैं हमेशा राजस्थान में ही रह जाऊंगी, तो मेरा माइंड उतना एक्सप्लोर नहीं होगा, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मुझे नहीं मिलेंगी। एक सेंट्रल लेवल की जॉब में अपन जाते हैं तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ज्यादा अपन मतलब ग्रो करते रहते हैं, तो वही रीजन है, बाकी वो कोई रीजन नहीं है। नोट्स बनाते समय एक होता है, कुछ लोग पूरी हिस्ट्री लिख देते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरी हिस्ट्री लिख देंगे, कुछ लोग होते हैं सिलेक्टेड टॉपिक्स लिखते हैं, तो नोट्स बनाते समय किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए? तब मैंने कभी शॉर्ट नोट्स तो बनाए नहीं, बाकी जैसे अपन नोट्स बनाते हैं तो उसमें अपन टाइम टू टाइम उनको रिवाइज करते रहते हैं, तो अपने को पता रहता है कि कौन से टॉपिक में कौन सी चीज कहाँ लिखी हुई है, तो वो चीजें बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो अपने खुद के नोट्स भी अपने को शॉर्ट नोट्स ही लगने लगते हैं। तो अपने को देखना चाहिए कि सिलेबस में क्या है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन्हीं एरिया पे फोकस करके उसी और उसके ओरिएंटेड ही नोट्स लिखने चाहिए। सेल्फ स्टडी आपने किया है, तो सेल्फ स्टडी करने के दौरान गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट, क्योंकि कुछ कोचिंग क्या करती हैं, बेवकूफ बना देती हैं लड़कों को, वो 1.5 साल 2 साल 8 महीने 10 महीने ज्यादा सिलेबस खींच देती हैं, और फिर वो लड़के परेशान हो जाते हैं, ना तो वो इधर के रहते हैं ना तो इधर के रहते हैं, तो ऐसे लड़के सेल्फ स्टडी में भी फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इन्हें क्या सलाह देंगे कि ये सेल्फ स्टडी पे कैसे फोकस करें? तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का तो यही है, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट तो अपना 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 बेनिफिट देखती है, उनको स्टूडेंट से मतलब नहीं होता। तो अपने को अपना टारगेट क्लियर है तो अपन खुद से भी फोकस कर पाते हैं उस पे, और मटेरियल और गाइडेंस तो मिल जाती है। बाकी अपने को खुद की तैयारी पे कॉन्फिडेंस है, अपने पास सिलेबस है, एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, तो अपन उससे एग्जाम का पैटर्न तो सब समझ ही सकते हैं। और ग्रेजुएशन के बाद में अपनी खुद में इतनी समझ होती है कि अपने को क्या पढ़ना है, तो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करें,
खुद पे बिलीव रखें, भाई अपन जो पढ़ रहे हैं वही एग्जाम में आएगा, नया कुछ नहीं आता है, जो सिलेबस में है वही आता है, और अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो फिर अपने को डिमोटिवेट होने की और ये सोचने की जरूरत नहीं है भाई हमें गाइडेंस की जरूरत है, कोई बता दे हमें कैसा पेपर आएगा, या फिर पेपर देख लेते मिल जाता जो भी होता है ये सब, तो वो चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। एक डाउट होता है हमें कि जो टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं क्या इसी पैटर्न में पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये कोचिंग वाले हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं क्वेश्चन इजी दे के, या जो भी टेस्ट सीरीज हम ज्वाइन करते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था ये, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो हमें टेस्ट सीरीज में कितना भरोसा करना चाहिए? टेस्ट सीरीज तो मतलब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को पैटर्न फॉलो करके वो टेस्ट सीरीज प्रिपेयर की जाती है, तो उसमें तो अपने को बस ये आइडिया ही लेके चलना होता है कि ऐसा ही पेपर आएगा, अगर उससे अलग भी आ जाता है तो वो सबके लिए ही अलग होगा, अगर पैटर्न नया आ जाता है तो वो तो किसी ने ही नहीं देखा हुआ, तो वहां तो अपन ने जो तैयारी की है और जो अपना कॉन्फिडेंस है वही काम आएगा। बाकी पहले तो जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उसी के बेसिस पे अपन आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसा ही कुछ आएगा, नया आएगा तो सबके लिए ही नया है वो तो नया रहेगा अपने तो को सब बिलीव करना पड़ेगा उसमें, सबके बिलीव लिए नया करना रहेगा। पड़ेगा कि हाँ सही है। तो जो भी बच्चे ये इंटरव्यू देख रहे हैं, नेक्स्ट इंटरव्यू और भी होगा प्रतिभा जी के साथ, वो मे भी नेक्स्ट मंथ या जब भी हमें टाइम मिलता है, उसमें हम आरवीएनएल जेई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो जो भी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के स्टूडेंट है वो कमेंट बॉक्स में हमें अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, या तो हमारा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है उस पर डायरेक्ट वो क्वेश्चन भेज सकते हैं। और इसके अलावा मेरे पास कुछ क्वेश्चन है वो डायरेक्ट मैं पूछना चाहूंगा, हमारे पास आज कुछ क्वेश्चन आए हैं। आकाश मिश्रा जी का क्वेश्चन था कि प्रतिभा जी से पूछिएगा कि नॉनटेक के बारे में थोड़ा डिटेल से बता दें। नॉन टेक में सर मैंने बताया जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है तो उसके लिए मैंने लूसेंट के अलावा कुछ नहीं पढ़ा, और हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी, पॉलिटी मैंने लूसेंट वाली ही पढ़ी उसके अलावा नहीं पढ़ी पॉलिटी में, और ज्योग्राफी और हिस्ट्री के मैंने यूट्यूब पे जो टॉपिक जो मुझे नहीं समझ में पड़ रहे थे मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, उसमें मुझे लगा कि ये वाले टॉपिक के क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं, इसमें अपने को थोड़ी हिस्ट्री जाननी चाहिए, थोड़ी डिटेल में पढ़ना चाहिए कैसी चीजें हैं कैसे क्या हो रहा है, तो उसके लिए फिर मैंने यूट्यूब पे जो भी टॉपिक था वो सब यूट्यूब पे डायरेक्टली देखा, और स्टडी आईक्यू से मुझे काफी हेल्प हुई। सूरज शुक्ला जी का क्वेश्चन है, वो अयोध्या उत्तर प्रदेश से है। उनका क्वेश्चन है कि डिप्लोमा के स्टूडेंट का सिलेक्शन कम होता है और बीटेक वालों का ज्यादा होता है, तो डिप्लोमा वाले थोड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा तो नहीं है, एग्जाम तो डिप्लोमा लेवल की ही है, अब इंजीनियरिंग वाले भी उसमें वैकेंसी अगर आती नहीं है तो इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, वो भी ये वाली एग्जाम दे लेते हैं, तो डिप्लोमा वालों के लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफी सिलेक्शन हो जाते हैं, तो ये तो मतलब डिप्रेशन वाली कोई चीज है नहीं, आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा कि हो जाएगा। कॉन्फिडेंस ही लो बाकी हो लोग जाता है बोलते हैं डिप्लोमा वालों का। कैसे, डिप्लोमा वालों का कॉन्फिडेंस ही लो हो जाता है क्योंकि वो उनको लगता है हाँ बीटेक वो वाले ज्यादा वही तो क्रैश कर दिक्कत लेंगे। रहती है। हाँ तो वो तो मतलब अपने को कॉन्फिडेंस रखना होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि बीटेक वालों को कुछ ज्यादा ऐसे मतलब पढ़ा दिया एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, सिलेबस में तो वही है जो डिप्लोमा वाले भी पढ़ के आते हैं और बीटेक वाले भी वही सेम चीज पढ़ के आते हैं, एग्जाम तो लेवल डिप्लोमा लेवल का ही है। लास्ट वीक में अभी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, लास्ट वीक में जो हमें ध्यान रखना पड़ता है उसमें रिवीजन करने में क्या हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लास्ट वीक में, जैसे मान लीजिए कि चलिए 8 तारीख को एग्जाम है, तो 1 to 7 हमें क्या करना चाहिए लास्ट वीक में? लास्ट वीक में जो मैंने किया वो बता सकती हूँ मैं, तो लास्ट वीक में मैंने मतलब ज्यादा ट्यूशन करना मैंने बंद कर दिया था, मैंने सारे नोट्स थे जो भी मेरे उनको मैंने मतलब जल्दी जल्दी उनका रिवीजन किया, और कॉन्फिडेंस मेरा भी लो हुआ था क्योंकि 18 वाले में मेरा नहीं हुआ था, तो मुझे लगा था कि शायद इस बार भी नहीं होगा, और मैंने सोच लिया था कि ये लास्ट अटेम्प्ट है, इसमें हुआ तो ठीक नहीं तो फिर दोबारा एग्जाम नहीं देंगे, तो उसके बाद मैंने दिया भी नहीं,
तो बस अपने को कॉन्फिडेंस ही रखना होता है लास्ट में तो। और मेन चीज ये है कि जो भी नोट्स हैं उनको रिवाइज कर लो, तो अपने माइंड में चीजें सारी रिवाइज हो जाएगी, तो अपने को कॉन्फिडेंस आएगा उस चीज से कि अपन ने सब पढ़ लिया, सब रिवीजन हो गया, तो फिर कॉन्फिडेंस का ही गेम है पूरा, और तो रिलैक्स होके कॉन्फिडेंस ही एग्जाम रखिएगा, जितने भी स्टूडेंट हैं कॉन्फिडेंस रखें, कॉन्फिडेंस का ही गेम है। आप कॉन्फिडेंस टेस्ट सीरीज पे भी रखिए जो आप दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस आप नोट्स पे भी रखिए, और कॉन्फिडेंस अपने ऊपर भी रखिए, चाहे वो डिप्लोमा के स्टूडेंट हो, चाहे बीटेक के स्टूडेंट हो, चाहे वो एमटेक के स्टूडेंट हो। क्योंकि प्रतिभा जी ने एमटेक कॉलेज के दौरान भी तैयारी की और निकाल लिया। जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब के दौरान भी हमने एक इंटरव्यू डाला था, वो इंटरव्यू आप देख सकते हैं कि 3 साल लगातार जॉब करते समय तैयारी करके निकाला जा सकता है। अगर आप गांव से हैं तो गांव में भी तैयारी करके निकाली जा सकती है, उसका भी इंटरव्यू मैंने शिवम मिश्रा वाला आपने देखा होगा, वो मैंने डाला था। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी, आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा। एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं सभी लोगों से पूछता हूँ कि आप हमें कब से जानते हैं? सर मैंने आपके चैनल पे इंटरव्यूज देखे थे, तो उसके हिसाब से मुझे लगा कि मुझे भी इंटरव्यू देना चाहिए, तो मैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी लोगों को बता पाऊँ, किसी एक इंसान को भी हेल्प होती है तो वो मेरे लिए अच्छी बात होगी, तो उसी के रिगार्डिंग फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया। तो कैसा लगता है जैसे आप इस समय इंटरव्यू दे रही हैं, जब आपने इंटरव्यू देखा होगा उस समय क्या फील होता है कि काश मैं एक दिन गुप्ता जी के साथ इंटरव्यू दूं, या उस समय क्या फीलिंग आती है आपके मन में? सर उस टाइम पे तो यही लगता है कि अपना भी कभी सिलेक्शन होगा तो अपन भी ये इंटरव्यू दे पाएंगे, तो डिमोटिवेशन तो सबको ही होता है, भी देख के यही लगता है कि अपन भी एक दिन एलिजिबल हो जाएंगे इसके लिए, तो कॉन्फिडेंस आता है वो देख के कि हाँ मतलब ऐसा हम भी कर सकते हैं। हमारे चैनल का मोटिव ही यही है, इसलिए मैं ज्यादा वीडियोस नहीं डालता हूँ, केवल इंटरव्यूज वाले मोटिवेशनल वीडियो ही आती हैं, जिससे कि लड़कों को लगता रहे कि हाँ वो एग्जाम निकाल सकते हैं। क्योंकि मार्केट में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी फैल चुकी है कि अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हो तब आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप अगर सेल्फ स्टडी गाँव से कर रहे हो तब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो चीजें मैं ले आता हूँ जिससे लोगों को पता चले, हाँ इनसे भी देखिए आपकी रैंक इतनी हाईएस्ट 34 है, उसके बाद 12th रैंक आपकी आरवीएनएल में है। जब हम नेक्स्ट इंटरव्यू करेंगे, जो स्टूडेंट का क्वेश्चन है वो भी हम आपसे पुटअप करेंगे, तो जल्द ही हम आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में मिलते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना आप एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू प्रतिभा जी। थैंक यू सर।